हाँ, क्या चल रहा था अपना? जनता और आएगी आपके पीछे या आपके ही बैग हैं पीछे? आज कमाई है ना जनता। भारत की जनता के साथ में यही है। कभी सर्दी ज्यादा हो गई ना तो उस दिन भी कमाते हैं। ये लाइव होती है क्या? तो ये कहाँ मिल रही है? अच्छा, ऐप पे डाल रहे हैं क्या? अच्छा। ओके। तो कई बार इसमें तो मैं तो आता ही नहीं हूँ, मैं तो वहां से बोल के लिखा देता हूँ। हाँ, कितने इंटेलिजेंट है आज के जमाने के लोग। हाँ जी, अपना टॉपिक चल रहा था पंचायती राज व्यवस्था, यही था ना? अच्छा, वो तालिका चल रही थी। और तालिका में शायद एक लाइन ऐसे खींची थी आपने, ये एक लाइन ऐसे खींची थी और एक लाइन ऐसे थी, है ना? यही था। यहां पर तो हम क्या लिख रहे थे? विशेष। यहां पर हम क्या लिख रहे थे? ग्राम पंचायत। और यहां पर पंचायत समिति। और यहां पर जिला परिषद। मैंने ये टॉपिक आपको इस प्रकार से तैयार करवा दिया है कि अब इसमें से तो कोई प्रश्न बनता है ना, तो शायद ही कोई गलत होने की संभावना हो। शायद, फिर भी लगा रहा हूं, कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। तो कितने पॉइंट हो गए थे? आठवां चलेगा। आठवें पॉइंट में मैं आपको लिखाता हूं कि बैठक, मीटिंग। अब बैठक ही बोलते हैं, क्या करें, है ना? ये बैठक वैसे शब्द अच्छा नहीं लगता है ना, तीसरे दिन होती है ना ये। हाँ, लेकिन मीटिंग अच्छा लगता है। और आप कभी भी देखो, ग्राम पंचायत की वार्ड पंच भी अनपढ़ भी होते हैं ना। हालांकि पिछले 2 बार में तो पढ़े लिखे बने, इस बार वापिस अनपढ़ का कर दिया। तो ग्राम पंचायत के अंदर तो वार्ड पंच भी है ना, कभी भी ये नहीं बोल बैठक है हमारी, नहीं, हमारी मीटिंग है, आज हमारी मीटिंग है। तो देखो, इस मीटिंगों का प्रावधान कर रखा है कि कहां पर कितनी कितनी मीटिंग होगी, है ना? तो यहां तो ग्राम पंचायत से स्तर पर तो कर रखा है माह में एक बार, माह में 2 बार, सॉरी, 2 बार। माह में 2 बार का मतलब वर्ष में 24 बार। और पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में 120 बार। 5 वर्ष के कार्यकाल में कम से कम है, लेकिन ये बैठक न्यूनतम लिखता हूं मैं ना, न्यूनतम, कि कम से कम इतनी तो होना जरूरी है। कम से कम न्यूनतम इतनी तो होना जरूरी है। क्या है ये, कहां से लाए हो आप मेरे लिए? हैं? ये बिल्कुल देखो, 11-13 पे आ गया, कभी 11-15, 11-17। न्यूनतम मैंने कहा कि मिनिमम इतनी बैठक तो होना होना, इसको बोलते हैं कंपलसरी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कंपलसरी। तो ये सही समझ में आ जाएगा। तो माह में 2 बार, तो वर्ष में 24 बार, और 5 वर्षीय कार्यकाल में 120 बार का प्रावधान कम से कम का किया है। यहां माह में एक बार, माह में एक बार, माह में एक बार का विधान है। तो बताओ, वर्ष में सीधी सीधी बात 12 बार कम से कम मीटिंग होना जरूरी है। यहां पर 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार। तो बताओ, वर्ष में 4 बार। तो बताओ, 5 वर्षीय कार्यकाल में 20 बार, 4 पंजे 20, 20 बार। तो यहां तो वर्ष में 20 बार, 5 वर्षीय कार्यकाल में 20 बार। यहां पर 60 बार, 60 बार हो गया ना, 12 पंजे 60। और यहां पर 120 बार का विधान किया गया है। क्लियर है? आप पूछेंगे कौन सी तिथि को किया गया है? जनरल जानकारी दे रहा हूं, ऐसे कोई पर्टिकुलर वो नहीं है। जैसे यहां ग्राम पंचायती स्तर पर 5 तारीख को और 20 तारीख को सामान्यतः मीटिंग रखते हैं, 5 तारीख को और 20 तारीख। आपको ग्राम पंचायत में कोई भी काम होगा ना, तो आप वहां पर सरपंच से कहोगे कि ये काम है मेरा, तो कहेगा कि ऐसा करना, इस बार जो मीटिंग होगी ना उसमें आना। तो फिर आपका जस्ट अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? कितनी तारीख को होगी? तो अब आप पढ़ चुके हो मेरे से, अब अगली बार उससे एक क्वेश्चन नहीं करोगे। फिर आप ये कहोगे 5 तारीख वाले में आऊं या 20 तारीख वाले में आऊं, तो फिर वो आपकी तरफ गौर से देखेगा कि इसको नॉलेज है, लेकिन वहां आपकी नॉलेज को जीरो कर देगा। यदि सरपंच को कोई काम हुआ या और किसी कैंडिडेट के काम होता है, तो उस मीटिंग को वो आगे पीछे भी कर लेता है। 20 तारीख वाली को जैसे 22 तारीख कर ली, 18 तारीख कर ले, 5 तारीख वाले को 2 तारीख कर ले या 8 तारीख कर ले।
आगे पीछे भी कर सकता है। ये प्रावधान फिक्स नहीं है कि इतनी तारीख होगी, लेकिन सामान्यतः प्रचलन जो वर्तमान में कर रखा है वो कौन सा कर रखा है, 5 तारीख और 20 तारीख। और इधर महीने में कभी भी और उधर 3 माह में कभी भी कम से कम इतनी बैठक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की होना अनिवार्य है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आज का इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें बोल रहा हूं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य ये आपको ज्ञात होना चाहिए। पदेन सदस्य का मतलब वे सदस्य जो संबंधित इन सदन का सदस्य नहीं है परंतु फिर भी बैठकों में भाग ले सकता है, उनको पदेन सदस्य बोलते हैं। बैठकों में विचार प्रकट कर सकते हैं, मीटिंग के अंदर अपने सुझाव दे सकते हैं परंतु मत नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को कहते हैं पदेन सदस्य। तो देखो सदस्य तो कौन होते हैं, मैंने इससे पहले पढ़ा दिया, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, ये तो सदस्य होते हैं। यहां पर प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। यहां पर कौन होता है, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और डीआर, ये तो सदस्य हो गए। लेकिन पदेन सदस्य की बात आती है, थोड़ा सा समझना। ग्राम पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य के रूप में उसी ग्राम के, उसी गांव के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। इसको शॉर्टकट में कह दूं, उसी ग्राम पंचायत के मतदाता। ये लो क्लियर। तो मतदाता वही होते हैं जिनका 18 वर्ष भी उम्र पूरी हो चुकी हो और जिसका नाम क्या हो, मतदाता सूची में दर्ज हो। इसका मतलब यहां पर मतदाता, मतदाता किसके, उसी ग्राम पंचायत के, उसी ग्राम पंचायत के सभी मतदाता, सभी मतदाता क्या होंगे, इसके पदेन सदस्य होंगे। अब देखिए गौर से सुनिए, ग्राम पंचायत की मीटिंग के अंदर कोई भी जा सकता, कोई भी अपनी बात रख सकता है। सरपंच ये कह करके नहीं रोक सकता कि आप वार्ड पंच नहीं हो, आप नहीं बोल सकते हो। कोई एप्लीकेशन ले जाके दे सकता है, कोई कुछ भी कह सकता है। इसका मतलब उनको बोलने की अथॉरिटी क्यों दे रखी है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के क्या है, पदेन सदस्य हैं। तभी तो ज्यादातर, जो मेरी भाषा में बात करूं, जो विरोध होता है, जो बगावत होती है, वो इसी स्तर पर ज्यादा होती है। क्यों, कोई भी चला जाता है, उठाया और लो साहब पहुंच गए वहां पर। क्यों जा सकते हैं, विचार प्रकट कर सकते हैं बैठक के अंदर, ये पदेन सदस्य। लेकिन मत देने की बारी आती है तो मत नहीं दे सकते, मत तो इसके सदस्य देंगे, और सदस्य मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट यहां पर देखना, अब ये थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है, सरपंच। ये सरपंच जितनी भी पंचायत समिति के अंडर में आने वाले ग्राम पंचायत है ना, उनके सरपंच इस स्तर के पदेन सदस्य होते हैं। यानी इसके सदस्य तो सही हैं, उसके अलावा पदेन सदस्य के रूप में कौन कौन, सरपंच। अब सरपंच कौन से वाले, जो इस पंचायत समिति के अधीन जितनी भी ग्राम पंचायतें आते हैं उनके सारे के सारे सरपंच इस स्तर के क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ओके ओके। फिर पंचायत समिति एक प्रकार से तहसील हेडक्वार्टर होता है। तहसील हेडक्वार्टर पर आपको पता है एक एमएलए होता है। एमएलए तो होता है विधायक, विधायक का क्षेत्र होता है, पूरा भूभाग होता है। तो उस क्षेत्र का आने वाला एमएलए, विधायक भी उसका पदेन सदस्य होता है। अभी टिपिकल बनता जा रहा है ऐसे। इसका मतलब हो गया कि पंचायत समिति के अंदर आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के तो सरपंच और उस इलाके का एमएलए उसका पदेन सदस्य होता है, यानी वह बैठक में भाग ले सकता है। कई बार होता है ना कि पंचायत समिति की मीटिंग में एमएलए बैठा है, फोटो आती है दूसरे दिन। एमएलए क्यों बैठता है भाई, लेना देना क्या उसका, पदेन सदस्य के रूप में बैठ रहा है। जैसे कल कल की बात थी, नागौर के अंदर जिला परिषद की मीटिंग चल रही थी और उस जिला परिषद की मीटिंग में हनुमान बेनीवाल जा टपका। हनुमान बेनीवाल जाते सारे खड़े हो गए। इतने में मेरे जो साथ वाला था उसने कहा कि ये क्या हुआ, ये सांसद और इसका क्या लेना देना है इसमें जिला परिषद में। अब बताओ उसको क्या कहता मैंने कहा मेरी क्लास में बैठना, ये क्यों जा सकता है, इसको अधिकार क्या है। तो अब यहां पर बारी आ गई। नहीं वो वीडियो आ रहा था, वीडियो देख रहे थे हम बैठे बैठे। तो
यहां पर की बारी आ गई, इसका मतलब टिपिकल बनता जा रहा है। अब देखो यहां पर कौन कौन होंगे पदेन सदस्य के रूप में, जिला परिषद स्तर में जिस जिला परिषद का जो पूरा भूभाग है उसके अधीन आने वाली सभी पंचायत समितियों के प्रधान, यहां के प्रमुख यहां पर, यहां के प्रमुख यहां पर क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। अब ऐसा मत कर देना जिला परिषद में सरपंचों को मत बुला लेना, वरना सरपंचों की संख्या बहुत हो जाएगी तो वहां बैठने की जगह नहीं होती है जिला परिषद में इतनी। हाँ, प्रधान जैसे 13 है, 19 है, 20 है, 22 है, 17 है, 5 है, ये यहां पर आ जाते हैं, आ सकते हैं, नॉट कंपलसरी। फिर उस जिला परिषद क्षेत्र के अधीन आने वाले सारे के सारे एमएलए, बगरू है, फुलेरा है, बस्सी है, चाकसू है, शाहपुरा है, किशनगढ़ है, चोमू है, रेनवाल है, जम्मू रामगढ़ है, 19 है ना टोटल। तो सारे के सारे एमएलए कहां पर आ सकते हैं, जयपुर की जिला परिषद की मीटिंग में। क्लियर है, आ गया समझ। फिर जिला परिषद स्तर पर सांसद भी होते हैं, राज्यसभा सदस्य भी होते हैं और लोकसभा सदस्य, उनको एमपी बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा सदस्य हो चाहे राज्यसभा सदस्य, वो भी जिला परिषद की बैठक में भाग ले सकता है पदेन सदस्य के रूप में। तो इसका मतलब जिला परिषद में कौन होते हैं पदेन सदस्य, प्रधान, एमएलए और, लेकिन ऐसा नहीं भीलवाड़ा का एमएलए और जयपुर की जिला परिषद की मीटिंग में नहीं भाग ले सकता, और जयपुर वाला करौली में नहीं जा सकता। क्लियर है ना। उसी, हाँ नहीं संभाग तो आया ही नहीं, कि तो जिला स्तर की बात हो रही है। तो ये उसी उस जिले में, जैसे मान लो कि मैंने कहा कि जयपुर में जैसे मान लो 17 एमएलए हैं, तो 17 के 17 भाग ले सकते हैं। मान लीजिएगा कि जैसे 4 एमपी हैं, चारों के चारों भाग ले सकते हैं। 4 एमपी मैंने इसलिए बोल दिए कि 2 हमारे ग्रामीण और शहरी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, ऐसे करके तो वो चारों के चारों किस में भाग ले सकते हैं, संबंधित जिले की होने वाली किसमें, जिला परिषद की बैठक में। ये बात आपके सबके समझ में आई क्या, एक बार दोबारा बोल दूं। इस स्तर के मुखिया मतलब जो सदस्य होते हैं, उनके अलावा पदेन सदस्य कौन हो सकते हैं, उसी ग्राम पंचायत स्तर के मतदाता, सभी मतदाता। इस स्तर के मुखिया इस स्तर के पदेन सदस्य होते हैं, साथ ही साथ उस क्षेत्र का विधायक, उसी क्षेत्र का विधायक, इस स्तर का मुखिया इस स्तर का पदेन सदस्य होगा, साथ ही एमपी और एमएलए उस क्षेत्र का, उसका क्या होगा, पदेन सदस्य। तो बोलो पदेन सदस्य आपके समझ में आया नहीं आया। आगे अगला 10वां पॉइंट, कार्य। कौन क्या क्या कार्य करता है, देखो ग्राम पंचायत क्या काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत को जो काम दिए गए हैं वो सबसे पहला काम है विकास कार्य, डेवलपमेंट का। रोड बनवाना हो, नाली खुदवानी हो, तालाब बनवाना हो, खुर्रा बनवाना हो, एनीकट बनवाना हो, और पक्की नालियां बनवानी हो, क्या कहूंगा, मतलब जितने भी विकास कार्य, कोई विकास भवन, कोई भवन बनवाना हो, विद्यालय का भवन हुआ हो या किसी का भी भवन हुआ हो, आंगनबाड़ी का भवन हुआ, सारे के सारे डेवलपमेंट से संबंधित जो वर्क है वो कौन करवाता है, ग्राम पंचायत। उसके अलावा प्रमाण पत्र जारी करना, प्रमाण पत्र बनाना। कौन कौन से प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर बनते हैं, बताइए कौन कौन से। हाँ, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बस आगे मत बढ़ना। फिर वो जो आपके मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस स्तर पर बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र बनवाना। उसके अलावा जितने भी भू राजस्व से जुड़े हुए मामले हैं उनकी परमिशन देना, जैसे कोई शिविर का आयोजन होगा ग्राम पंचायती स्तर पर, कितने तारीख से कितने तारीख तक एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, तो शिविर का आयोजन करवाना, उसकी तिथि डिसाइड करना। तिथि तो हालांकि ऊपर वाले से तय करके करते हैं, लेकिन शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, शिविर आयोजन इसी के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज होती है, जैसे कोई मेला लगाना चाह रहा है, कोई प्रदर्शनी करना चाह रहा है, कोई सरगस लगाना चाह रहा है, तो परमिशन तो सरपंच के लेटरहेड पे लिखवा के लाएगा, वो सील लगा के देगा, तब जाकर के वो किसी भी सरकारी भूमि में हो, सरकारी भवन में हुआ हो,
तो वो जाकर के अपना प्रदर्शन कर सकता है। इसका मतलब परमिशन, जैसे हमारे कमिश्नरेट क्षेत्र में बात करें तो संबंधित इलाके के आप डिप्टी, जिसको एसीपी बोलते हैं, उसके पास में जाकर के आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं साहब यहाँ रैली निकालूंगा कल। बिना परमिशन के रैली निकाल रहे हो तो आपको अंदर भी कर सकते हैं। तो यहां पर आप परमिशन किससे लेंगे? तो ग्राम पंचायत के मुखिया यानी सरपंच से लेंगे। तो मैंने क्या बोला, आप कोई रैली निकालना चाह रहे हो, या कोई धरना देना चाह रहे हो, या कोई प्रदर्शन करना चाह रहे हो, या कोई प्रदर्शनी लगाना चाह रहे हो, प्रदर्शनी प्रदर्शनी प्रदर्शनी, या कोई मेला लगाना चाह रहे हो, या फिर आप कोई जुलूस निकालना चाह रहे हो, एटसेट्रा, इतने कार्यों की अनुमति कौन देगा? ओके, नेक्स्ट। ग्राम पंचायती स्तर पर पहले टोल टैक्स हुआ करते थे, नाका, चुंगी नाका कर चुंगी लेते थे। आजकल तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बड़े बड़े हाईवे के लिए तो उनको दे दी छोटे, लेकिन चुंगी लगाते थे पहले, आपको पता हो तो। उसके लिए 5 रुपए का, 10 रुपए का, ऐसे वो लेते हैं ना। तो चुंगी कर भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन सा कर? चुंगी कर। आ रहा है समझ में? और फिर एक कर और है, भू राजस्व कर। भू राजस्व कर एकत्रित करने का काम भी कौन करता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में एक पटवारी होता है, वो मुखिया होता है। और क्या काम करता है वो? किसी की जमीन नापनी हो, किसी का नामांतरण खोलना हो, तो वो और सरपंच। तो इसका मतलब सरपंच का मतलब ग्राम पंचायत की उपयोगिता हो गई। तो भू राजस्व से संबंधित कार्य, भू राजस्व कर, जिसको लगान बोलते हैं यहाँ पर ग्रामीण भाषा में, या राजस्व की भाषा में लगान, तो लगान वसूल करने का काम यही करता है। अब यहाँ की वो एक ओरिजिनल बात बताऊं मैं, अब वर्तमान में राजस्थान सरकार ने लगभग 20 साल हो गए लगान वसूल करना बंद कर दिया। लगान आते हैं तो 15 रुपए 20 रुपए ही है सालाना, हर किसान से लेते हैं भूमि का। लेकिन वो कितने साल हो गए? लगभग 15 से 20 साल हो गए, बंद कर दिया। लगान वसूल करने के लिए TRA, DRA और IRA लगा रखे थे। वर्तमान में टोटल 208 पोस्ट है TRA, DRA की, जो पोस्टेड है, नई वैकेंसी निकल नहीं रही है। ये TRA, DRA और IRA क्या है? एक प्रकार से दिखती नहीं है, राजस्व के अधिकारी हैं। जैसे गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदार होते हैं ना, उस रैंक के होते हैं TRA, DRA और IRA। तो IRA की पोस्ट किसके? तहसीलदार के समान होती है। तो ये इस प्रकार के अधिकारी होते हैं। अब जब लगान वसूल करने के लिए इनको मना कर रखा है, भाई सरकार क्या कर रखी है कि राजस्थान क्या सूखा और अकालग्रस्त राज्य है, तो सूखा और अकालग्रस्त राज्य से क्या लगान वसूल करेंगे आप लोग? तो उनको मना कर रखा है। जब मना ही कर रखा है तो वो लगान वसूल नहीं कर रहे। तो वो 208 सीट वर्तमान में सरकार की फांस बनी हुई है। उनको हर माह वेतन दिया जा रहा है। उनको फिर कोई सेटलमेंट में बिठाया जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में बिठाया जा रहा है, उनको बिठा करके काम करवा रहे हैं एक्स्ट्रा, वरना उनका जो मूल काम है वो तो बंद है। लेकिन फिर भी हम तो बात करेंगे कि भू राजस्व से संबंधित, लगान वसूल करने से संबंधित कार्य किसका होता है? ग्राम पंचायत स्तर का होता है। इसमें इतने कार्य, इसमें इतने नहीं है। इसमें आपने पहले क्या, कुछ विकास कार्य भी करवाता है। विकास कार्य जैसे, हालांकि इसकी तुलना में ये ज्यादा करवाता है। पंचायत समिति में जैसे नालियां बनवाना, रोड़ा बनवाना है ना, सीसी रोड बनवाना है, डामरीकरण करवाना है, और फूटी हुई रोडों को सही करवाना है, पुराने भवन है उनको मरम्मत करवाना है, नए भवन बनवाना है। इस प्रकार का काम पंचायत समिति स्तर पर होते हैं। उसके अलावा प्रमाण पत्र जारी करने का काम, और प्रमाण पत्र मैंने कौन कौन से बता दिए? मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इस प्रकार के प्रमाण पत्र कौन? आय प्रमाण पत्र है, वो सारे कौन जारी करता है? अच्छा, विवाह प्रमाण पत्र कहाँ बनता है? वो यहाँ पर, यहाँ पर जन्म का, मरण का और विवाह का, तीन तो यहाँ पर, और तीन यहाँ पर हो गए। जन्म, वो सॉरी, मूल निवास, जाति और आय, इनकम टैक्स वाला वो प्रमाण पत्र जारी करना। और उसके अलावा कोई किसी प्रकार की कोई पंचायत समिति स्तर के ऊपर कोई प्रदर्शनी करना चाह रहा है, या कोई मेला लगाना चाह रहा है, या कोई क्या बोलते हैं, बाजीगर का शो नहीं होता है क्या, वो लगाना चाह रहा है, या कोई मेलाओं में दिखाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, सर्कस लगाना चाह रहा है, तो उनकी परमिशन कौन देगा? पंचायत समिति। तो मैंने क्या बोला? प्रदर्शनी, मेला, एटसेट्रा, आप समझ गए, कि परमिशन देना, अनुमति प्रदान करना।
और उसके अलावा जितने भी आपके जो चुंगी नाका कर है ना, चुंगी नाका कर वसूल करना, ये भी इसका कार्य है। अब तो बहुत कम हो गए, वरना पहले चुंगी नाका कर हर पंचायत समिति स्तर पर ऐसे बैरिकेड से लगा कर बैठ जाते थे। लो साहब ये इधर इसका है, 5 रुपए कटेगी साहब पर्ची। तो वो राजस्व किसके पास जाता था? पंचायत समिति। लेकिन सरकार ने बंद कर दिया लगभग उनको। लेकिन इसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे। और जिला परिषद में तो एक ही लाइन है, राज्य सरकार एवं, ये जो नीचे वाले दोनों स्तर है ना, जिनको मैं बोल सकता हूं निम्न स्तरों के बीच में समन्वय स्थापित करना, समन्वय, समन्वय स्थापित करना। ये समन्वय स्थापित करने का मतलब न तो विकास कार्य करवाता है, न ही कोई प्रमाण पत्र से संबंधित बात करता है, लेकिन समन्वय स्थापित करता है। जैसे फला ग्राम पंचायत के अंदर इतने करोड़ रुपए का, आजकल लाखों में बात नहीं होती, इतने करोड़ रुपए का विकास कार्य करवाना है, तो सरकार से पैसे सैंक्शन करवाने का काम ग्राम पंचायत थोड़ी करेगी। वो कौन करेगी? जिला परिषद। या फिर जिला परिषद डायरेक्ट ऐसे कहेगी कि मैं मेरे पूरे जो भी क्षेत्र है, जिला परिषद का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 15 ग्राम पंचायतों के अंदर जो पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, उस पेयजल आपूर्ति के लिए 116 हैंडपंपों की स्वीकृति करवा दी। कितने की? 116। तो 116 किस किस ग्राम पंचायत में कितने कितने लगेंगे, ये निर्धारित कर देंगे। जैसे एक ग्राम पंचायत को 5 मिल गए, अब 5 को लगाना कहां पर है, वो तो ग्राम पंचायत का सरपंच तय करेगा कि भाई किस किस के घर लगवाना है, ये वास्तव में उपयोगिता वाली जगह लगाना, वो तो ये डिसाइड करेगा। लेकिन वो पैसे सैंक्शन करवाने का, यानी एक प्रकार से राज्य सरकार के बीच में और इन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कौन कर रहा है? आ रहा है समझ में? ये हमारा काम है। अब आप कहेंगे जिला परिषद का और भी काम है क्या? बिल्कुल है। मैंने कल परसों यहां पर लिखा था, देखो 5 विषय जोड़ दिए गए 2010 2 अक्टूबर को। देखो ये लिखे हुए ना, और ये इस प्रकार से पहला वाला लिखा था मैंने, प्राथमिक शिक्षा विभाग। प्राथमिक शिक्षा विभाग को जैसे ही 2010 में दिया, तो इन्होंने मांग रखी जिला परिषद वालों ने। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 3rd ग्रेड की वैकेंसी अब हम ही फुलफिल करवाएंगे। क्यों देंगे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को और आरपीएससी को हम करवाएंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र का मामला है, भर्ती में करवाएंगे। तो 2011 में पहली बार राजस्थान के अंदर आरटेट, राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, आरटेट के आवेदन करवाए। 2012 में उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा किसने करवाई? जिला परिषद ने करवाई। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद ने उसका कार्य संभाला। और कैसे संभाला, उसकी प्रशंसा में 2 शब्द मेरी तरफ से। बाड़मेर के अंदर, मैं भी उस परीक्षा में गया था, सम्मिलित होने। बाड़मेर के अंदर पेपर कम पड़ गए सेंटर पर। गौर से सुनना, ओमार शीट होती है, तो पेपर कम पड़ गए तो हाथ खड़े करवाए, भाई इस कमरे में कितने के पास नहीं आए। एक तो क्रमबद्ध तरीके से बांटते, और एक भाई लो पकड़ो रे, अब कितने की, जैसे 15 लोग हमारे पास नहीं आए, उधर से कितने में नहीं आए, कैलकुलेट कर लिया कि 50 पेपर कम पड़ गए फॉर एग्जाम्पल। बाड़मेर की चौटन तहसील के इधर पड़ता कौन सा? जालोर। और एक काम करो, जालोर से लियो, उठा लो, पास में ही तो है। इधर से लाओगे तो टाइम लग जाएगा, प्रॉपर बाड़मेर से। तो जालोर वाले पेपर ले आए और ला करके हाथ खड़े करो, भाई किस किस के नहीं आए, लो पकड़ो, चलो भरो, काम करो। अब प्रैक्टिकल दुनिया में आओ आप, रिजल्ट कैसे बनाएंगे? किसको पता है कि ये मार्कशीट बाड़मेर वाले प्रश्न पत्र की है? बताओ देखिए आप। बाड़मेर वाले का तो अलग था, अलग अलग वैकेंसी थी। जैसे बाड़मेर में 500 है, तो वहां 400 होगी, वहां 300 होगी, वहां 200 होगी, अलग अलग थी। वहां पेपर अलग बना था, प्रश्न अलग आए थे, ऑप्शन अलग थे, उत्तर भी अलग होंगे। वहां पहले प्रश्न का मान लो ए आंसर आ रहा है, तो हो सकता है पहला प्रश्न वहां तो अलग हो और उसका आंसर भी आ रहा हो। करो मार्कशीट चेक। पेपर तो सबको दे दिया ना, घर ले गए पेपर, तो कैसे कैलकुलेशन लगाओगे? अब बताओ क्या कहोगे, इस मॉनिटरिंग को क्या कहोगे? ये कार्यक्रम सफल हुआ है असफल? परिणाम जारी कर दिया और रात को परिणाम आया। लगभग प्राय प्राय सारे विद्यार्थी पास। खुशियों की बौछार पूरे राजस्थान में, जो बाड़मेर में भाग लिए थे, सबकी खुशियां। और रात को फिर उसको वापस उस वेबसाइट को बंद करके और परिणाम को रोक लगा दी, यानी बंद कर दिया। दूसरे तीसरे दिन में आया कि थोड़ा त्रुटि सुधार के कारण उसको रोक दिया गया है। और त्रुटि सुधार क्या है कि फिर बाद में मालूम चला कि कैसे लिया जाए,
उनके पास में कोई मापदंड नहीं थे। फिर मापदंडों को कैसे उन्होंने निर्धारण किया ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो बाहर के पेपर वालों ने जो किया होगा वो असफल की श्रेणी में आए होंगे। बताओ कैसे हो सकता है? जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चनों में आपने ओमार शीट के आधार पर उस मशीन में क्या फीड कर देते हैं। अपने यहाँ भी है वो, आपसे आपके टेस्ट लिए जाएंगे ओमार शीट पर टेस्ट। ओमार शीट में जब आपको यहाँ टेस्ट लिया जाएगा, जैसे हम यहाँ रीट में करवाते थे, पूरी तीनों फ्लोर लबालब रहती थी, फ्री में लेते हैं वो ना। तो उस ओमार शीट में क्या आप अपना नाम लिख देंगे और उसका भी गोला काला करेंगे, आपका विषय लिख देंगे उसका भी गोला काला करेंगे, आपका रोल नंबर है वो, और उसके बाद मोबाइल नंबर उसका भी गोला काला करेंगे। तो रोल नंबर तो यहाँ आता नहीं है, बल्कि आपका जो विषय है वो आएगा, और फिर आपका मोबाइल नंबर उसका गोला काला करेंगे। फिर उसके बाद में आप कितने प्रश्न कर रहे हैं, टोटल में से कितने आपने सही किए और कितने गलत किए। तो ओमार शीट के लिए हमने क्या उसमें कोड फिक्स कर लिया कि 12वां का ब है, 13वां का स है, फिक्स कर दिया। आपने ब नहीं किया 12वां का और डी कर दिया, तो वो मार्कशीट स्कैन करने वाली मशीन क्या करेगी कि उसको नेगेटिव में लेके जाएगी फिर। और नेगेटिव में टोटल जो आए हैं उसके हम नेगेटिव में कितना हम निर्धारित करते हैं, 1/3 है कि वन, आपके तो 5 है ना, आधा है ना। हाँ, तो वो कितना मतलब तक वो उसमें फीड कर दिया जाएगा, और फिर आपकी नेगेटिव मार्किंग के आधार पर वो आपके फिर शाम को मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पर, जो आपने उसमें फीड किया ना उस पर मैसेज आएगा कि आपने इतने तो प्रश्न किए, उसमें से इतने गलत किए, इतने नेगेटिव कट गए, और आपकी ओवरऑल स्टूडेंट में ये वाली रैंक बनी है, पूरा मैसेज आपके पास में आएगा। अब बताओ उस समय वो कैसे दिए होंगे। जानकारी को यहीं समाप्त करता हूं, परंतु जिला परिषद ने एकमात्र भर्ती करवाई थी और काफी विवादों में रही, न्यायालयों में रही, और अब ये लाइव है, रिकॉर्डेड भी है। कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद इन्होंने टांग अड़ा दी कि साहब नहीं साहब हम करवा सकते हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं था। असफल कार्यक्रम रहा, लेकिन वो भर्ती तो हो गई, क्योंकि सरकार के दबाव मानो, जनप्रतिनिधि के मानो, कैसे भी करके तो जिला परिषद ने 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती करवाने का काम भी करवाया है और करवा सकती है इसका अधिकार क्षेत्र में, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा विभाग किसके अंडर में आता है, ग्राम ये पंचायत समिति, सॉरी, पंचायत राज के अधीन आता है। किसके आता है? पंचायत राज के अधीन आता है, इसलिए परीक्षा करवा सकती है। तो लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं वहां पर? परीक्षाओं का आयोजन करवाना। ठीक है, आप समझ गए। एक बार अब इसको उतार लो, ये आज के पूरे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत चलती है, राइट इज माइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सरकार भी है ना, बिना परमिशन के भी जो बैठ जाते हैं ना, ढंग से प्रदर्शनी कर देते हैं ना, तो माननी पड़ती है। फिर कहते हैं साहब एसपी साहब ने कहा कि हमारे को परमिशन नहीं मिली, लो ले लो भाई, तो सरकार ही झुक जाती है वहां। दबाव की नीति हो गई है एक प्रकार की। राज्य सरकार एवं निम्न स्तरों के मध्य समन्वय स्थापित करना। राज्य सरकार एवं निम्न स्तरों के बीच में समन्वय स्थापित करना। राज्य सरकार एवं निम्न स्तरों के मध्य समन्वय स्थापित करना। हाँ, वोट तो कहीं भी नहीं करते। केवल मीटिंग में भाग ले सकते हैं, और मीटिंग में भाग लेने का मतलब है कि बढ़िया आदर सत्कार होता है उनका, वो अपने सुझाव दे सकते हैं, और उनके कोटे से मान लो कोई विकास कार्यों के लिए फंड आया हुआ हो ना, तो वो वहां पर अनाउंस भी कर सकते हैं। जैसे कोई एमएलए है, कोई एमपी है, जिला परिषद कह सकता है कि मेरे कोटे से इतने पैसे मैं यहाँ विकास कार्य में देता हूँ, उसके कोटे में से दे सकता है, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है कि एक एमपी 1 करोड़ रुपए कम से कम सालाना वह उसके क्षेत्र में विकास कार्यों में लगाएगा। तो अब आप सोचिए, 1 करोड़ रुपए की राशि है, वो चाहे तो खुद के स्तर से करवाए या फिर इनको दे दे, है ना। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रखा है, देख लो, कम नहीं है। कोई बात नहीं है। अब आज के स्टार पॉइंटों में दो जानकारियां आप पहले सामने देख करके 2 पॉइंटों को समझ लो, प्रश्न यहां से भी बनता है। जैसे यहां से प्रश्न बनता है कि पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई
छोटी इकाई, यूनिट, इकाई को यूनिट बोलते हैं ना, ये हमारी वार्ड सभा है, वार्ड सभा। यहां तक सही है, जवाब भी सही है आपका। आपका इस पॉइंट, स्टार पॉइंट का नाम ही वार्ड सभा कर देता हूं, वार्ड सभा। वार्ड सभा से संबंधित ये सारे पॉइंट चलेंगे, ये जो चलेंगे वो ग्राम सभा से संबंधित, ग्राम सभा से संबंधित चलेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वार्ड जो सभा है, इस वार्ड सभा में अगला पॉइंट है, इस वार्ड सभा के अंदर इसका नेतृत्व कौन करता है, या वार्ड सभा बुलाता कौन है, इसका आयोजन कौन करता है, कितने समय में होती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो सारी जानकारी यहां पर देखो। वार्ड सभा का जब भी बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता वार्ड पंच करेगा। कौन करेगा? उसी वार्ड का वार्ड पंच। देखो आप यूं समझ लो, हर वार्ड का एक वार्ड पंच होता है जिसको वार्ड मेंबर बोलते हैं, है ना। ये वार्ड मेंबर है ना, उसकी अध्यक्षता के अंदर ही वार्ड सभा की बैठक होती है। इसकी शुरुआत राजस्थान में इसकी शुरुआत, शुभारंभ करूं या शुरुआत करूं? शुरुआत, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2000 से हुई है। राजस्थान में इसकी शुरुआत कब से मानी गई है? 1 जनवरी 2000 से। नेक्स्ट, इसमें क्या कार्य किए जाएंगे? तो कार्य यही है कि उसी वार्ड के जितने भी विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों में जो आवश्यक हैं, उन आवश्यक कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार करना और ग्राम पंचायत को प्रेषित करना। जैसे मान लो 16 वार्ड है, किसी में 15 वार्ड है, 14 वार्ड है, 13 वार्ड है, तो 13 वार्डों के वार्ड पंच अपने अपने वार्ड सभा की मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद वो क्या करेंगे, एक वो लिस्ट तैयार करेंगे जिसको प्रोपोजल बोलते हैं, विकास शीट बोलते हैं, और वो ले जाकर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। जब ग्राम पंचायत की मीटिंग होगी और कहेंगे मेरे वार्ड में देखो, वहां तो ना एनीकट बनवाना है, वहां पर वो रैंप बनवाना है चढ़ाई के लिए, वहां पर सीसी रोड बनवानी है। इस प्रकार विकास कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर, ऐसे मतलब हो, प्राथमिकता के आधार पर चयन करते हैं। प्राथमिकता के आधार पर, जैसे बरसात का सीजन चल रहा है तो एनीकट की आवश्यकता परम हो गई, गर्मियों का सीजन चल रहा है तो पानी के हैंडपंप की आवश्यकता परम हो गई, तो उसको प्राथमिकता में लिखेंगे, फिर उसके बाद में लिखेंगे। और तो इसका मतलब जितने भी विकास कार्य करवाने हैं, उन विकास कार्यों का प्राथमिकता के क्रम में सूची तैयार करने का काम करती है। क्या बात? विकास कार्यों का प्राथमिकता, प्राथमिकता, ये मी है भाई, प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार करना, और ये सूची तैयार करके फिर आगे ग्राम पंचायत में होने वाली मीटिंग में प्रस्तुत करना। फिर आपका एक अगला प्रश्न आएगा कि इसकी मीटिंग का क्या प्रावधान है, कितनी समय में होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए इसकी अध्यक्षता? तो अध्यक्षता तो वार्ड पंच करेगा, लेकिन कैसे होनी चाहिए? तो 6 माह में एक बार का प्रावधान है। कितने माह में? 6 माह में एक बार। तो वर्ष में तो पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में 10 बार का प्रावधान है न्यूनतम। ये बैठकों की बात हो रही है। किसकी बात कर दी मैंने? बैठक, मीटिंग। किसकी? वार्ड सभा की मीटिंग की। अब इसका वर्णन संविधान में नहीं है, ये तो ऐसे ही चला दी हमने परंपरा। जैसे हमने बात की थी 2 अक्टूबर 1959 को हमने पंचायत राज को वैसे चालू कर दिया, कहीं लिखा हुआ नहीं था ना पंचायत राज, लेकिन चालू कर दिया। कब किया हमने लिपिबद्ध उसको? 24 अप्रैल 1993 में लागू किया, संविधान सम्मत तो तब था। ग्राम सभा का वर्णन संविधान में है। ये ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है संविधान में लिखी हुई। तो प्रश्न ये इस प्रकार से ना करे, ऐसे आ जाए, पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक आधार पर, संवैधानिक आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो फिर आप क्या जवाब क्या होगा? ग्राम सभा। आप इस ग्राम सभा का फिर ये पूछेंगे कि इसका वर्णन कहां पर है, तो संविधान के 243वां अनुच्छेद तो है ही सभी में, 243 के ए में इसका वर्णन है। ए से लेकर ओ तक पूरे पढ़ नहीं है, तो ए के अंदर इसका वर्णन है। इसलिए संवैधानिक आधार पर ग्राम सभा पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई है। यहां सबसे छोटी इकाई कुछ भी नहीं है, संवैधानिक आधार नहीं है ना, ये लाइन नहीं है इतनी सी,
तो आप जवाब देंगे वार्ड सभा। और यदि संवैधानिक आधार पूछ लिया जाए, यानी संविधान में इसका वर्णन है 243 के अनुच्छेद ए में, तो ये सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। अब जब ये इसका वर्णन ही संविधान में है तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ वो भी जानकारी जरूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस जब जब भी इसकी बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता है ना सरपंच करेगा। सरपंच नहीं हो तो अथवा करते हुए लिखेंगे उप सरपंच करेगा, उप सरपंच करेगा। और उप सरपंच भी नहीं हो तो उसी गांव का वरिष्ठ नागरिक, चाहे वार्ड पंच क्यों नहीं हो लेकिन वरिष्ठ नागरिक, आ रहा समझ में, वरिष्ठ नागरिक ये अध्यक्षता करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसके लिए शुभारंभ लिखना आप, क्योंकि शुरुआत तो संवैधानिक आधार पर है ही नहीं कभी भी। इसका तो शुभारंभ हुआ विधि विधान से हुआ। तो शुभारंभ इन राजस्थान, राजस्थान में इसका शुभारंभ होता है 26 जनवरी 1999 में जयपुर जिले की सांगानेर तहसील के मुहाना गांव से। कहां से हुई? राजस्थान में सबसे पहले 26 जनवरी 1999 में इसका शुभारंभ होता है जयपुर जिले की सांगानेर तहसील के मुहाना गांव से। और इसका उद्घाटन करने वाला कौन था, ये देखो, उद्घाटन करता। तो उद्घाटन करने तत्कालीन राजस्थान के सीएम माननीय अशोक गहलोत। कौन थे? अशोक गहलोत ने किया। उद्घाटन किसने किया? तत्कालीन अशोक गहलोत ने। ये विष्णु लाटा जी थे ना जो अपने महापौर भी बने थे, वो उस समय सरपंच हुआ करते थे उस समय ना। ये लो साहब, शुभारंभ हो गया। फिर आप कहेंगे कि इनकी बैठकों का क्या विधान है, तो संविधान सम्मत बात है। 4 बैठकों का विधान तो संविधान सम्मत है, 2 हमने और बढ़ा दी। 4 का तो संविधान में वर्णन है, 2 हमने प्रचलन में कर दी। तो वर्ष में 6 मीटिंग होती है वर्तमान में, वर्ष में। तो देखो क्रमबद्ध तरीके से आपके सही समझ में आ जाएगा। बैठकों न्यूनतम का प्रावधान है, एक तो 26 जनवरी को फिक्स होगी, फिर 8 मार्च, फिर 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 14 नवंबर। देखो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, इस दिन होगी। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला, बोल दूं ये अंतर्राष्ट्रीय पूरा लिख देना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1 मई मजदूर दिवस, मजदूर दिवस, बेरोजगारों का दिवस है भाई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर और 14 नवंबर बाल दिवस है। अब 8वां और ये कौन सा है? 14 नवंबर वाला, ये बाद में प्रचलन में आया और बाकी 4 का संविधान में वर्णन है। ये 2 चिन्ह लगा दिया ना मैंने, ये तो बाद में जोड़ी गई। लेकिन अभी तो आपसे पूछा जाए तो कितनी बैठकें होती है? 6। एक वर्ष में 6 बैठकें वर्तमान में हो रही है। कैसे कैसे हो रही है? 26 जनवरी। हाँ, आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। कभी आप किसी सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, 10th 12th तक तो पढ़े होंगे। वहां पर ऐसे कहते हैं कि ध्वजारोहण करने के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी को सरपंच को बुलाते हैं। गौर से सुनना। और सरपंच साहब ऐसे आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं। छोटे बच्चे थे, टाबर थे, ये गौर करो कि जब सरपंच साहब आते थे उसके बाद में ध्वजारोहण होता था, वो मुख्य अतिथि उन्हीं को बनाते थे और वो सीट पे बैठते थे। कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम आदिवादी 1 2 4 मिनट के लिए देखने के बाद में, अच्छा साहब मैं चलता हूँ, तो फिर अपने मंच संचालन करने वाला मेरा जैसा क्या बोलता था कि आज हमारे मुख्य अतिथि जी को समय अभाव होने के कारण वो आपको इतना समय दे रहे हैं, 2 आशीर्वचन शब्द देने के बाद में तो सर वो क्या बोलेंगे, भाई आपको फला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। और उसके बाद में बोलते थे कि आपकी वो बच्चों मिठाई आ गई है। वो आसपास में लेके आते थे लड्डू जो भी है, कुछ है ना, नाशपाती कुछ भी है ना। और बच्चों के लिए क्या नाशपाती मिलती। फिर उस समय हम नहीं सोचा करते थे कि ये सरपंच साहब आज के दिन इतने क्यों बिजी है, वरना चाय की तड़ी पे बैठ कर ये ताश खेलते रहते हैं सारे दिन। तो मतलब एक जस्ट सोचने वाली बात है, आज बिजी क्यों है?
अब समझ में आ रहा है कि वो उस समय बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि हर तो स्कूल में जाकर ध्वजारोहण करवाना होता है और ग्राम पंचायत में भी ध्वजारोहण करवाना होता है। उसी दिन उनकी कौन सी सब मीटिंग होती है, ग्राम सभा की मीटिंग भी होती है, उसी दिन होती है। तो उनको शाम तक खाना ही नहीं मिलता है भाई साहब, यूं भागम भाग भागम भाग। अब समझ में आ गया आप लोगों के, क्लियर है? ओके। इसमें भी क्या होता होगा, इसमें काम क्या होता होगा, तो याद रखना ग्राम सभा में उसी गांव के विभिन्न जो विकास कार्य हैं उनकी कोई रूपरेखा तैयार करते होंगे। जैसे कोई पैसे फंडिंग होती है सरकार की तरफ से, सेंसड बोलते हैं वो, कि इतने साल पैसे सेंसड हुए, तो वो विकास कार्य की जो सूची बना रखी है तो फिर उन विकास कार्यों को, जैसे आंगनबाड़ी के नीड है तो आंगनबाड़ी भवन बना दिया, स्कूल के अंदर 2 कमरे बनाने की जरूरत है वो बना दिया, कोई लाइब्रेरी, आजकल लाइब्रेरी भी बन रही है, कोई प्रयोगशाला इस विद्यालय में भवन, डंडा बनवाना है टूटा हुआ है कोई, ये आदि आदि आदि। जानकारी समाप्त। प्रश्न कैसे आएगा, उसका जवाब आप कैसे देंगे? प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए सीधे शब्दों में, बिल्कुल प्यार भरी लाइन है, पंचायत राज का सबसे छोटा स्तर किस नाम से जाना जाता है? पंचायत राज का सबसे छोटा स्तर किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन ले लो, 4 ऑप्शन ले लो। पंचायत राज का सबसे छोटा स्तर किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम सभा, वार्ड सभा। पंचायत राज का सबसे छोटा स्तर, सबसे छोटा स्तर, स्तर को बोलते हैं लेवल। कौन सा है? हो गया ना गलत? और ऐसे होता है लेवल, यानी स्तर तो कौन सा होता है? ग्राम पंचायत, 3 स्तर पढ़े ना हमने, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, अभी अभी तो पढ़े ही हैं। स्तर तो बताना आपको ये, और यदि इकाई पूछते हैं तो आप क्या बताएंगे? जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका। भाई कोशिका से ही धीरे धीरे करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, कोशिका। निर्जीवों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसका आगे टुकड़े नहीं? परमाणु। अरे प्रश्न तो यही बनता है, हमें पता है। तो निर्जीवों की और सजीवों की, तो सजीवों की तो कोशिका सबसे छोटी इकाई, और निर्जीवों की परमाणु सबसे छोटी इकाई होती है। अब आप तो कहेंगे कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में और हम तोड़ सकते नहीं, लेकिन इकाई तो उसी को मानते हैं, किसको? एटम। अच्छा अंग्रेजी जानते हो आप, तो कोई नहीं। तो यहां पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई तो आपको वार्ड सभा, संवैधानिक आधार पर ग्राम सभा, और यूनिट पूछें तो ये था ही, और लेवल पूछे तो आप क्या बताएंगे? जानकारी समाप्त हुई, उतार लीजिए।